हेलो ऑल, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंट्यूटिव है। इसमें कहा गया है कि एक कार में एक ऐसे पेंडुलम को लटका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और कार ए एक्सेलरेशन से स्पीड अप कर रही है, स्पीडिंग कर रही है। ए एक्सेलरेशन है कार का, और बॉल को जब सस्पेंड करते हैं सीलिंग से, इट मेंटेन्स ए कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल। फाइंड दिस एंगल। चलिए हम ऐसी सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेता हूँ मैं सीलिंग है, और यहाँ से एक रस्सी लटक रही है, यहाँ पर एक बॉल है, और ये बॉल या जो पेंडुलम है वो वर्टिकल से एक कांस्टेंट एंगल बना रहा है, लेट्स से थीटा। अब देखिए, मैं मान लेता हूँ कि एक ऑब्जर्वर कार में ही बैठा है, तो कार तो स्पीड अप कर रही है, स्पीडिंग कर रही है, तो कार का एक्सेलरेशन होगा तो ऑब्जर्वर का भी एक्सेलरेशन होगा। तो ऑब्जर्वर बन जाता है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ऐसे में हम जब बॉल के पीडी को बनाते हैं तो हम इस पे लगाएंगे mg, रस्सी का टेंशन, ये तो रियल फोर्स है, लेकिन एक स्यूडो लगाना मत भूलिए, ma। ठीक है। अब अगर मैं टी के कॉम्पोनेंट कर लूँ, ये थीटा है जी, तो टी का एक कॉम्पोनेंट ऊपर आएगा टी कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा टी साइन थीटा। अब टी को गैप कर दीजिए जी। अब आप सोचो, कार के अंदर जो पेंडुलम है वो अगर एक कांस्टेंट एंगल बना रहा है वर्टिकल से, तो हमें वो स्टेडी दिख रहा होगा। उस ऑब्जर्वर जो कार के अंदर ही है उसे वो स्टेशनरी दिख रहा होगा, और अगर स्टेशनरी दिख रहा होगा तो उस पर सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल में जो टी साइन थीटा है वो एम ए को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि ना तो लेफ्ट राइट मोशन है, और टी कॉस थीटा जो ऊपर है वो एम जी को बैलेंस करेगा, क्योंकि अपवर्ड भी मोशन कोई नहीं है। अब इनको डिवाइड करने पे आपको मिलेगा लेफ्ट में टैन थीटा, राइट में मिलेगा ए बाई जी। ओके, तो हमें पूछा गया है व्हाट इज द एंगल, तो क्लियरली एंगल हो जाता है टैन इनवर्स ए बाई जी। इतना एंगल होगा जो ये धागा वर्टिकल से बनाएगा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है इसी कार में एक इंक्लाइन प्लेन है। अच्छा भाई, ठीक है। तो इसी कार में अगर एक इंक्लाइन प्लेन है और ये भी कार के साथ ए एक्सेलरेशन से भाग रहा है, और इस पे भी एक मास रखा है जो ऊपर नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है। आपको लगेगा फ्रिक्शन होगा, बट फ्रिक्शन नहीं है, अपने आप ही ये स्लाइड नहीं कर रहा है। तो फिर से हम कार के अंदर से ही बैठ के अगर इसे ऑब्जर्व करें तो इस पर हम अप्लाई करेंगे इसका वेट, एक नॉर्मल फोर्स जो इंक्लाइन प्लेन लगाएगा, और अगेन एक स्यूडो फोर्स, क्योंकि हम जो ऑब्जर्वर है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है और कार के एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, तो स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एम ए होगा। और फिर से ये देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल थीटा होगा। तो नॉर्मल के टुकड़े करने पर इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट एन कॉस थीटा और इधर की तरफ कंपोनेंट एन साइन थीटा होगा। और देखिए, अगर ये ब्लॉक इस इंक्लाइन पे स्लाइड नहीं कर रहा है, ये इंक्लाइन कार के अंदर है, तो ऐसे में ये कार के अंदर बैठे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक भी रेस्ट में दिख रहा होगा। तो रेस्ट में दिख रहा होगा तो हम इस पर भी फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। कोई राइट लेफ्ट मोशन नहीं है, तो राइट का फोर्स एन साइन थीटा एम ए को बैलेंस कर रहा होगा, और एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। तो देखिए, इन दोनों को डिवाइड कर दें फिर से हम, तो लेफ्ट में हमें फिर से एक बार टैन थीटा मिल जाता है, और राइट में ए बाई जी मिल जाता है। तो आप देखेंगे फिर से इंक्लाइन का भी एंगल पुराने वाले पार्ट की तरह ही टैन इनवर्स ए बाई जी आ गया। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बहुत से क्वेश्चन में बन जाती हैं। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, चलिए फटाफट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन किया था। कहाँ गया कहाँ गया, दिस वन आई थिंक, यस दिस वन। देखिए, यहाँ पे भी ए बाई जी बराबर टैन थीटा आया था, क्योंकि यहाँ पे भी जो स्मॉल एम था, ठीक है, वो एम डैश के रिस्पेक्ट में रेस्ट में था। तो यहाँ पे भी एंगल थीटा जो होगा, देखिए एंगल थीटा टैन थीटा इज ए बाई जी। ओके, सो थीटा इज टैन इनवर्स ए बाई जी। तो यहाँ पे भी हमें यही रिजल्ट मिल रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट।
ठीक है, तो एक एलिवेटर में एक ब्लॉक को रेस्ट में रखा गया है. एलिवेटर स्टार्ट्स डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. देखिए, अगर अगर हम किसी चीज़ को रिलीज कर देते हैं, हाथों से छोड़ देते हैं, जस्ट आपने हाथ में पेन पकड़ रखा होगा, अगर साहब इसे छोड़ दीजिए तो वो जी के यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गिरेगा नीचे. ओके. अब लेकिन ये एलिवेटर जो है ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है. तो ये इतना हाई एक्सेलरेशन है कि भाई ये जो बॉक्स है वो एलिवेटर से कांटेक्ट ही छोड़ देगा. ठीक है, कांटेक्ट ही छोड़ देगा. तो पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. तो देखिए, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. चलिए मैं एक बार आपके एंगल से ही करता हूँ. ठीक है, अगर गलत होगा तो गलत हो जाने दीजिए. एक काम करते हैं, ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं. तो ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स कितना है mg, ऊपर की तरफ कितना है नॉर्मल. और ब्लॉक पे अगर हम एलिवेटर के अंदर बैठ के ब्लॉक को ऑब्जर्व करें तो हम इसमें एक स्यूडो भी लगा देंगे और वो आएगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर जो कि 12 है नीचे की तरफ. राइट. अच्छा, अब ऐसे में अगर हम मान लें ब्लॉक भी नीचे जा रहा है एलिवेटर के, सॉरी, अगर हम मान लें कि ये ब्लॉक एलिवेटर में रखा हुआ है, एलिवेटर के फ्लोर पे रखा हुआ है. राइट. तो आप देखेंगे कि एलिवेटर में बैठे हुए ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में होगा. अब अगर मैं फोर्स बैलेंस कर दूं, क्योंकि रेस्ट में है mg बराबर ma प्लस n, तो n की वैल्यू आएगी mg माइनस a. अब देखिए, g को तो हम रखेंगे 10, सॉरी m को m रख देते हैं और g को रखेंगे 10 और a को रखेंगे 12. तो आप देखेंगे n नेगेटिव आ रहा है. अब n नेगेटिव आने का मतलब है n है ही नहीं, क्योंकि n है, हमने n की डायरेक्शन यही होती है. n अट्रैक्टिव हो नहीं सकता फ्लोर और ब्लॉक के बीच में. n इज नेवर अट्रैक्टिव. नॉर्मल फोर्स हमेशा पुशिंग होता है. तो नेगेटिव का मतलब नीचे तो हो नहीं सकता n ब्लॉक पे, इसका मतलब n है ही नहीं. तो जब भी आपको वैल्यू n की जीरो या नेगेटिव मिल जाए, इसका मीनिंग होता है कि भाई n जीरो है. इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा. ठीक है, और ये बात लॉजिकल भी लग रही है क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक फ्री हो जाएगा और एलिवेटर बहुत हाई एक्सेलरेशन 12 से नीचे गिरेगा और ब्लॉक हवा में आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे में एक्चुअली आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लॉक विल फ्री फॉल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द फ्लोर ऑफ एलिवेटर विल फॉल विथ एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इनके बीच में कांटेक्ट खत्म हो जाएगा और फ्लोर ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगा, ब्लॉक धीरे धीरे नीचे आएगा. तो फ्लोर पे खड़े ऑब्जर्वर को ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में गैप बढ़ने वाला है. ओके. पर देखिए, अगर हम इस सिचुएशन को एलिवेटर के फ्रेम से ऑब्जर्व करें, ओके, तो हम कह सकते हैं एलिवेटर के फ्रेम से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक वुड बी विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट. ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लेफ्ट. एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक को मैं लिख सकता हूँ -10j क्योंकि इसका एक्सेलरेशन g ही होगा और एक्सेलरेशन ऑफ लेफ्ट है -12j. तो भाई ये सॉल्व करने पे 2j आ रहा है. तो ये बिल्कुल हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डेंस में ही है कि ये ब्लॉक फ्लोर के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा. हमने भी यही गेस किया था कि ये ब्लॉक फ्लोर के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ जाएगा, उनके बीच में गैप बढ़ेगा. ठीक है. अब कई लोग सोच लेते हैं कि भाई इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 2 का यूज़ करें, लेकिन नहीं. देखिए, इसका मुझसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक. कुछ भी ये नहीं कह रहा है कि किसके फ्रेम में है, भाई लिफ्ट के फ्रेम में है या स्टेयर्स के फ्रेम में है. तो हम ऐसे में डिफ़ॉल्ट फ्रेम को ग्राउंड मानेंगे और ग्राउंड के फ्रेम में अगर ब्लॉक को इमेजिन किया जाए तो ब्लॉक का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, ब्लॉक पे केवल एक फोर्स लग रहा है mg, तो उसका नेट एक्सेलरेशन होगा g. तो ये ब्लॉक g के एक्सेलरेशन से फॉल करेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर
यू को अगर मैं 0 पुट कर दूं जैसे कि सवाल की कंडीशन में है +½ जी को मैं 10 मान लेता हूं और टी टाइम उन्होंने कितना दिया है 0.2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 0.2 स्क्वायर। तो मैं देखिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 10 और 0.2 स्क्वायर होता है 0.04, तो ये बन जाएगा 0.4/2 दैट इज 0.2 मीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो इतना ब्लॉक फॉल करेगा, नीचे ही गिरेगा। वो लिफ्ट के फ्रेम में जरूर ऊपर जा रहा होगा, बट ग्राउंड फ्रेम में वो नीचे ही जा रहा होगा और गिवन टाइम में वो 20 सेंटीमीटर चलेगा। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर ओवर हो गया। बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। टू स्टार्ट विद मैंने कुछ इनिशियल चैप्टर्स को लीव कर दिया था, चैप्टर नेम्स जिनके थे 1, 2, 3, तो वो भी चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स, और उसके पहले जो चैप्टर है रेस्ट एंड मोशन और इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, उसको कवर करते हैं क्योंकि वो आपका बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और इन वीडियोस को यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन वीडियो को स्टार्ट करिए, ठीक है। ज़्यादा सोल्यूशन पे मत ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आप अटेम्प्ट करिए और फिर थोड़ा थोड़ा आप सोल्यूशन देखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोल्यूशन देखना हमारी स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सोल्यूशन देख कर अगर आप पढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सोल्यूशन जल्दी ही भूल जाएंगे। लेकिन जितने क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे। तो आप इनका बहुत लिमिटेड यूज़ करिए, ठीक है। बाकी देयर इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप चाहे इन वीडियोस को लाइक करें चाहे ना करें, चैनल को चाहे सब्सक्राइब करें ना करें, बट इनमें कमेंट ज़रूर करिए। कौन से क्वेश्चंस आपको समझ में आए, कौन से क्वेश्चंस में आपको और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इन एक्सप्लेनेशंस को मैं आपके हिसाब से मॉडिफाई करूँगा और इनको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।